लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ बताता है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ बताता है, कभी हमें लगता है कि दैट इजराइल इज विनिंग एंड इट हैज इज ऑलमोस्ट विक्टोरियस, इट हैज एंटर्ड इनटू लेबनान एंड इट हैज फिनिश्ड हिजबुल्लाह। मास मीडिया जो है वो आप तक बेयर फैक्ट्स नहीं पहुंचाता है, प्योर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन आपको फिल्टर करके पहुंचाता है, मिक्सचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग हो जाता है। मिक्सचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग सबसे डेंजरस चीज होती है। इजराइल ने रिसेंटली जनरल इस्माइल कानी के बारे में उनके लिए एक न्यूज वायरल करवा दी कि जनरल कानी जो हैं ही हैज बीन किल्ड। कुछ टाइम बाद फॉरेन न्यूज आती है कि जनरल कानी वाज इन्वॉल्व्ड इन एस्पाइनेज अगेंस्ट ईरान। अभी जो 2 दिन पहले जिसके बारे में बताया गया कि ही हैज बीन किल्ड, वो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब एस्पाइनेज कर रहे थे। कॉमन मैन है जो मेजॉरिटी फॉर्म करता है, उन्होंने इस चीज को बिलीव किया। दे स्टार्टेड बिलीविंग एट वंस के ओके जनरल इस्माइल कानी मस्ट हैव डन दिस। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं कि ईरान इज डोरमेंट, ईरान इज डूइंग नथिंग। ये चीजें यूट्यूब पर बताई गई हैं कि ये इट ऑल स्टार्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2023 व्हेन हमास मेड एन अटैक, डिफेंसिव अटैक। नो, इट नेवर स्टार्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2023। Assalamu alaikum. This video is about certain manipulations or excessive manipulations which are taking place with regard to the ongoing war in West Asia by the national and international media. बहुत सारे ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो आम जनता को मिसगाइड करती हैं, इन द सेंस कि कभी ईरान के बारे में कुछ बोला जाता है, कभी इज़राइल के बारे में कुछ बोला जाता है, कभी फ़लस्तीन के बारे में कुछ बोला जाता है, कभी हमास और हिजबुल्लाह को किसी और पिक्चर में पोर्ट्रे किया जाता है। तो इससे एक नैरेटिव क्रिएट होता है इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और कॉमन पीपल की जो राय होती है वो डेमोक्रेसीज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डेमोक्रेसी में हमेशा ये जो थर्ड वर्ल्ड है, दिस इज मार्क्ड बाय democracies across the globe, and in this third world public opinion is the most important thing. Public opinion is the most important thing. और इसको फॉर्मुलेट करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मीडिया का होता है, मास मीडिया का होता है। मास मीडिया में देखिए, मास मीडिया जो है या मीडिया जो है वो हर डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ कहलाता है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में चौथा स्तंभ कहलाता है, फोर्थ एस्टेट कहलाता है, डी फैक्टो फोर्थ एस्टेट कहलाता है। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज इंडिविजुअल्स करते हैं वो थ्रू मीडिया करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर लोगों को एजुकेट करने का काम मीडिया का है। पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मीडिया का है। मीडिया एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर। चाहे आप इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, लाइक UDHR जो कि यूनाइटेड नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहां पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल 19(1)(a) में मेंशन किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। और देखिए, यही वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जहां से एक इंडिविजुअल से लेकर और एक बड़ी से बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, डिजिटल मीडिया हो, सारे अपने फ्रीडम्स जो डिराइव कर रहे हैं वो इसी राइट से कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस चीज को कहते हैं? डज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन implies speaking in tune with the government or singing along the tunes of the government? Obviously not. Real freedom of speech and expression lies in speaking the truth, as Imam Ali quoted. Imam Ali alayhi salam said that the real freedom of speech lies in speaking the truth. You have to speak the truth, no matter it goes against the government or it favors the state. You have to speak the truth, and the real freedom in speaking the truth is the freedom of dissent. आप
डिसअग्री कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से आप डिसअग्री कर सकते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, सिचुएशन एस्केलेट कर गई है, वेस्ट एशिया के अंदर एस्केलेट कर गई है, और एस्केलेट करने के बाद पिछले 1 साल से जब ये वॉर एस्केलेट कर गई है, तो बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक, यूट्यूब्स तक, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स काम कर रहे हैं जो अपने अपने हिसाब से वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फैक्ट्स बहुत डिफर कर रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल कुछ बताता है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ बताता है। कभी हमें लगता है कि दैट इजराइल इज विनिंग एंड इट इज ऑलमोस्ट विक्टोरियस, इट हैज एंटर्ड इनटू लेबनान एंड इट हैज फिनिश्ड हिजबुल्लाह एंड इट हैज फिनिश्ड हमास, ऑल द लीडरशिप ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज गॉन, ईरान इज seen nowhere in the scene। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिफोर कमिंग टू द फैक्ट्स, मुझे कुछ बातें इस थ्योरी पर क्लियर करनी है। देखिए, मास कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं। मुझे सारी थ्योरीज, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, नॉर विल आई बी एबल टू डू दैट। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि अगर पब्लिक इसको थोड़ा सा समझ जाए, तो ये जो नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं डीप इनटू द साइकी ऑफ द कॉमन मैन विद रिगार्ड के जो ऑनगोइंग वॉर है, उसमें व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन ग्राउंड जीरो, तो हमें उन नैरेटिव्स को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और देखिए, किसी भी वॉर रिपोर्टिंग में हम किसी नैरेटिव को नहीं चला सकते, नैरेटिव को नहीं चला सकते, क्योंकि यहां पर फैक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, वन ब्लॉक इज राइट, द अदर ब्लॉक इज रॉन्ग, ठीक है। दोनों तरफ किलिंग्स होंगी, जितनी भी किलिंग्स होंगी आप रिपोर्ट करिए। ओके, आप रिपोर्ट करिए कि ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस फोर्सेस में किलिंग्स हो रही हैं, तो आप रिपोर्ट करिए कि हाँ भाई इतने वहां पर किल कर दिए गए। अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनमें किलिंग्स हो रही हैं, तो वहां पर भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि यहां पर भी किलिंग्स हो रही हैं। The fact is that there should be honest reporting, but mass media जो है वो आपको आप तक बेयर फैक्ट्स नहीं पहुंचाता है, प्योर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता है। इंफॉर्मेशन आपको फिल्टर करके पहुंचाता है। फिल्टर करके इसलिए पहुंचाता है क्योंकि एक थ्योरी होती है मास कम्युनिकेशन में, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। वो एजेंडा सेट करते हैं कि हमें पर्टिकुलर नैरेटिव को चलाना है, और पर्टिकुलर नैरेटिव has to get into the minds of the consumers। क्योंकि मास मीडिया में देखिए, जो ऑडियंस होती है ना, जो ऑडियंस होती है, जो घर बैठकर देख रही होती है उसको, वो पैसिव ऑडियंस है। वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो क्रिटिसाइज नहीं करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। वो सिंपली क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन बस आती जा रही है, इट इज गेटिंग इनटू द हेड्स ऑफ the person who is listening to such news, who is consuming such news। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा bewildering हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेंस होता है, एडमिक्सचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग हो जाता है। एडमिक्सचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग सबसे डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि ऐसे पॉइंट पर आके, ऐसे जंक्चर पे आके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कॉमन मैन के लिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ, हाफ ट्रुथ एंड अनट्रुथ। तो मीडिया जो है वो एक नैरेटिव के बैकग्राउंड में किसी फैक्ट को पहुंचा रही है, तो वो चॉइस ऑफ वर्ड्स उसके जो हैं, जिस तरीके से वो बात कर रही है, जिस तरीके से वो बता रही है, तो उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, और जो सही न्यूज़ है वो सही कंटेक्स्ट में लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो जैसे कि बर्नार्ड कोहेन ने 1963 में कहा था कि द प्रेस माइट नॉट बी सक्सेसफुल मच ऑफ द टाइम इन मेकिंग पीपल व्हाट टू थिंक, बट इट इज स्टनिंगली सक्सेसफुल इन मेकिंग पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट। तो जो प्रेस है वो हमें ये नहीं सोचने पर मजबूर करती कि आपको क्या सोचना है। हमें ये फ्रीडम नहीं देती है कि हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें किसके बारे में क्या सोचना है।
ठीक है। तो ये जो एक साइकी डेवलप करती है मास मीडिया, दिस इज वेरी डेंजरस। अभी जैसे हाल ही में हमने देखा कि जब वॉर होती है, देखिए जब वॉर होती है, कन्वेंशनल वॉर होती है ग्राउंड के ऊपर, तो वो खाली एक वॉर, कन्वेंशनल वॉर नहीं चलती, उसके पैरेलल बहुत सारी वॉर्स चलती हैं, बहुत सारी कल्चरल वॉर चलती है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल वॉर चलती है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, इसमें हर बंदा हु इज सिटिंग एट होम एंड हु इज कंज्यूमिंग द न्यूज इज पार्ट ऑफ दैट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट होता है वो। और उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अब किस टाइप से पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट होती है, ताकि पब्लिक जो है, मासेस जो हैं, वो आपके बगावत कर जाएं, स्ट्रीट्स पर आ जाएं, आपकी गवर्नमेंट से कहें कि ये कर दो, वो कर दो, यू शुड सीवियर टाइज विद ईरान और यू शुड सीवियर टाइज विद इजराइल। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, पिछले एक साल में एस्केलेट हुई वॉर, इजराइल का जीनोसाइड दुनिया के सामने आया, और उसके बाद यूएस के मासेस जो थे वो स्ट्रीट्स पर निकल आए। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पीपल हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन स्ट्रीट्स अगेंस्ट द जीनोसाइडल एक्टिविटीज ऑफ इजराइल। दे हैव डन दिस, दैट इज अ मैनिफेस्ट प्रूफ बिफोर द एंटायर वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज सीन दोज प्रोटेस्ट्स। द क्वेश्चन इज कि अभी जो नैरेटिव्स आ रहे हैं उसमें इजराइल या जो अपोजिट पार्टी होती है वो हमेशा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलती है टू क्रिएट अ फस और टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स विद इन द अपोजिट ब्लॉक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इजराइल ने रिसेंटली जनरल इस्माइल कानी के बारे में, जो ईरान के IRGC के चीफ हैं, उनके लिए एक न्यूज़ वायरल करवा दी कि जनरल कानी जो हैं ही हैज़ बीन किल्ड, उनको हमने मार दिया है। उसके बाद थोड़े ही दिन बाद, एक दो दिन के गैप से आप देखें उस वो टाइमलाइन काफ़ी कॉन्क्रीट नहीं है, वो टाइमलाइन काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि कहीं पर कोई गैप आया है, कहीं पर कोई गैप आया है। कुछ टाइम बाद फॉरेन न्यूज़ आती है कि जनरल कानी वॉज स्पाइंग अगेंस्ट, ही वॉज इन्वॉल्व इन एस्पाइनेज अगेंस्ट ईरान, ही वॉज स्पाइंग फॉर इजराइल, वो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। उनको ये बता दिया गया। अभी जो 2 दिन पहले जिसके बारे में बताया गया कि हैज बीन किल्ड, वो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब एस्पाइनेज कर रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन के गैप से ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है कि इस्माइल कानी जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और ईरान ने उनको अरेस्ट कर लिया है, और उसके बाद उनका इंटेरोगेशन चल रहा है, और इंटेरोगेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ही हैज सफर्ड अ हार्ट अटैक। तो इस टाइप के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो इजराइल करता रहता है, ताकि पब्लिक जो है, जो मास मीडिया है, अब ये देखिए पूरा वर्ल्ड जानता है कि ईरान एक शिया कंट्री है, और ईरान जो है उसको खाली पॉलिटिकल लीडरशिप तो उसकी एक नेशन के लिए है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसमें जो उस कम्युनिटी वाले हैं अक्रॉस द ग्लोब, दे आर स्टैंडिंग बाय ईरान, दे आर स्टैंडिंग बाय ईरान। लोगों का एक सपोर्ट है, एक कम्युनिटी का सपोर्ट है ईरान को, और ईरान के अंदर अगर इस टाइप की चीज़ें बार बार सामने आएंगी कि जनरल इस्माइल कानी जो ईरान का चीफ है, IRGC के चीफ हैं, उन्होंने इजराइल के लिए स्पाइनेज कर दिया, द पब्लिक ओपिनियन विल ऑटोमेटिकली टर्न अगेंस्ट ईरान। इस तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को चलाया जाता है जिससे पब्लिक ओपिनियन को एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ कर दिया जाए। अब रही बात, बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं कि ईरान इज डोरमेंट, ईरान इज डूइंग नथिंग, ईरान इज डूइंग नथिंग, जबकि सैयद हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को बहुत ज़बरदस्त अटैक किया इसराइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक किया इसराइल के ऊपर। और ईरान की जो ये ईरान से जुड़ी तंजीमें हैं, चाहे वो हमस हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, वो समवेयर इन द बैक ईरान इज़ देयर, और वो सब काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने लाए जाते हैं कि हिजबुल्लाह इज फिनिश्ड आफ्टर द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह वाज असैसिनेटेड, उसके बाद हिजबुल्लाह इज फिनिश्ड, हिजबुल्लाह में अब कुछ नहीं है, हमने उनके सारे सोल्जर्स मार दिए। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिजबुल्लाह इज कंटिन्यूसली जो वॉर रिपोर्टिंग हो रही है ग्राउंड जीरो से, वहां से आ रहा है हिजबुल्लाह इज किलिंग इजरायली सोल्जर्स।
एम्बुश हो रहा है, बहुत वायलेंट एम्बुश हो रहा है हाइफा के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, गजा स्ट्रिप के अंदर, और वहाँ पर कंटिन्यूस लेबनान के अंदर बहुत ज़बरदस्त एम्बुश है फोर्सेस का आपस में, एंड वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त क्लैशेस हो रहे हैं जहाँ पे हिजबुल्ला इज़ ऑल्सो किलिंग द इजरायली सोल्जर्स। तो ये सारे नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं, जबकि जनरल इस्माइल कानी, वो देखिए जनरल इस्माइल कानी के बारे में किस तरीके से फैलाया गया कि जो आम जनता है कंट्रीज के अंदर, वो ये समझ रही है कि सच में जनरल इस्माइल कानी ने जो है वो स्पाइंग किया इसराइल के खिलाफ, इसराइल के लिए इस काम किया, और उन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन ईरान की जो है वो इसराइल को पहुंचा रहे थे। ये एक नैरेटिव चलाया गया। जो कॉमन मैन है, जो मेजॉरिटी फॉर्म करता है, जो कॉमन पीपल हैं, मतलब उन्होंने इस चीज को बिलीव किया, दे ड्वेल्व्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग एट वंस के ओके जनरल इस्माइल कानी मस्ट हैव डन दिस। तो इस टाइप के पब्लिक ओपिनियंस फॉर्म होते हैं कि ईरान इज डोमिनेंट। अभी एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ईरान इज डोमिनेंट, ईरान इज डूइंग नथिंग, जबकि ईरान कौन सा कंट्री है आप बताएं? ईरान एक वो कंट्री है 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर, इट वॉज लेड बाय इमाम खुमैनी, तो उसके बाद ईरान में जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्टैब्लिश हो गया 1979 में, तो ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई? ईरान कुड हैव बीन अ कैपिटलिस्ट कंट्री। ईरान बड़े बड़े कंट्रीज से दोस्ती करता, यूनाइटेड स्टेट्स से दोस्ती करता, और सोवियत यूनियन से दोस्ती करता, सबसे दोस्ती करता, अपने कैपिटलिस्ट स्टेट को चलाता, बिजनेस करता, पैसा कमाता। इट कुड हैव बीन वेरी गुड। ईरानीज टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई में, इल्म में बहुत ज़्यादा अच्छे थे हमेशा से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ईरान की पॉलिसी ऐसी नहीं थी, क्योंकि जब उसने कहा कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हम इस्लामिक रिपब्लिक रियल सेंस में बन के दिखाएंगे। और रियल सेंस में बन के कैसे दिखाया कि ईरान ने कहा कि हम इस्लामिक रिपब्लिक तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम ऑप्रेस्ड पीपल के साथ नहीं खड़े होंगे। ऑप्रेस्ड पीपल के साथ कैसे खड़े होंगे? कि जब हमारी फॉरेन पॉलिसी इस टाइप की होगी कि हम पैसे देख के नहीं, इकोनॉमिक पावर देख के नहीं, मिलिट्री पावर देख के नहीं, बल्कि जो बैड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन कंट्रीज के साथ, जहां पर बैड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन कंट्रीज के साथ, और जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं उनके साथ खड़े होकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। जब उस टाइम 1979 में अफ्रीकन कंट्रीज से कोई दोस्ती नहीं करता था, कोई डील्स नहीं करता था, ट्रीटीज नहीं करता था, उस टाइम पर ईरान ने 1979 के बाद 22 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ दोस्ती करी, और ईरान ने कहा हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम कंप्लीटली सॉवरेन हैं। ट्रू सॉवरेनिटी कहां पर आती है? इस्लामिक रिपब्लिक में उन्होंने ये करके बताया कि ये दिस इज अ ट्रू सॉवरेनिटी, ये ट्रू सॉवरेनिटी है, और इसमें हम ना यूनाइटेड स्टेट्स के सामने आएंगे, ना हम यूएसएसआर के सामने झुकेंगे। हम अपना एक फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारी जिससे मर्जी आएगी हम दोस्ती करेंगे। और पहला कंट्री बना, वर्ल्ड का पहला कंट्री बना जिसने फलस्तीन के लिए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए, उन ऑप्रेस्ड पीपल के लिए एक अपना एक सेपरेट मिलिट्री विंग बनाया, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको कोई कंट्री क्लेम नहीं कर सकता कि हमने पहल करी थी फलस्तीन को बचाने के लिए। कोई कंट्री ये नहीं कर सकता। क्या जरूरत थी ईरान को कि वो अपना एक सेपरेट मिलिट्री विंग क्रिएट करे और ये कहे कि ये बाकायदा कुद्स फोर्स के नाम से उन्होंने एक पूरी फोर्स निकाल दी और कह दिया कि ये हम अपने पैसे पर फलस्तीन आज़ाद करवाएंगे? तो ये तो कभी हुआ ही नहीं। अब मैं आपके सामने ये बता दूं कि ईरान का स्टैंड क्या है। देखिए, मार्टियर जनरल हज कासिम सुलेमानी ये कमांडर थे कुद्स फोर्स के, और कुद्स फोर्स ही हैज ट्रैवल्ड टू द गजा स्ट्रिप मल्टीपल टाइम्स एंड पार्टिसिपेटेड इन एस्टैब्लिशिंग डिफेंस लाइंस। जितनी डिफेंस लाइंस वहां पर क्रिएट करी हैं, वो सारा कंट्रीब्यूशन, सारा क्रेडिट गोज टू दिस मैन जनरल हज कासिम सुलेमानी। एंड
ये कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि कहीं से हवा में ईरान ने बता दिया हो, ये खुद अहमद अब्दुल हादी, वन ऑफ द हमास लीडर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस मूवमेंट इन लेबनान, ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है. दिस इज कमिंग राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. अब देखिए, इन्होंने एक लेटर लिखा था, जनरल हज कासिम सुलेमानी ने एक लेटर लिखा था कमांडर मोहम्मद दाइफ को, और उस लेटर में ये लिखा था कि एवरीवन शुड बी श्योर दैट ईरान विल नॉट लीव पैलेस्टीन अलोन नो मैटर हाउ मच द प्रेशर इंक्रीजेस एंड द सैंक्शंस इंटेंसिफाई. Defending Palestine is considered an honor for us, and we will not ignore this duty in front of the world. The friends of Palestine are our friends, and the enemies of Palestine are our enemies. And this has been and will be our policy. Defending Palestine is an example of defending Islam, and whoever hears your call and does not pay attention is not a Muslim. See, the real Islam lies in not in killing the people, but in standing by the oppressed people. हम किसी पर्टिकुलर नेशन के ही लोगों को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम बिलीव करते हैं कि हम कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स और एनीथिंग, हम जाकर वहां पर खड़े होंगे और मजलूम का साथ देंगे, ऑप्रेस्ड पीपल का साथ देंगे. इसके आगे वो लिखते हैं, द डॉन ऑफ विक्ट्री विल बी नियर विद द हेल्प ऑफ अल्लाह. द डेथ नेल ऑफ द एग्रेसर ज़ायनिस्ट्स हैज साउंडेड. वी होप दैट अल्लाह विल ग्रांट अस द अपॉर्चुनिटी टू बी बाय योर साइड एंड ब्रिंग अस टू आवर ड्रीम ऑफ मार्टिरडम फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन. दिस हैज बीन द पॉलिसी ऑफ ईरान सिंस 1979. और ईरान के बारे में कितनी आसानी से एक नैरेटिव चला दिया जाता है कि ईरान इज has some selfish reasons. ईरान के क्या selfish reasons हैं, आप मुझे बताइए. ईरान को फ़लस्तीन से क्या मिल रहा है? ईरान को फ़लस्तीन से क्या मिल रहा है? फ़लस्तीन एक ब्रोकन पीस ऑफ लैंड है राइट नाउ. वहां के लोग ऑप्रेस्ड हैं. कितने लोग लास्ट 76 ईयर्स में मारे जा चुके हैं, और कितना मेजर पार्ट ऑक्यूपाइड टेरिटरी है इजराइल का. वहां पर ईरान को क्या मिल रहा है? ईरान 1979 से, डिस्पाइट इंटेंसिफिकेशन ऑफ सैंक्शंस अपॉन इट, इट हैज स्टूड बाय द पैलेस्टीनियन पीपल इन हार्डर एंड द हार्डर टाइम्स. और ये जो एक साल से एस्केलेट हुई है वॉर, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर बताई गई हैं कि ये इट ऑल स्टार्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2023 व्हेन हमास मेड एन अटैक, डिफेंसिव अटैक. नो, इट नेवर स्टार्टेड ऑन 7 अक्टूबर 2023, क्योंकि इस नैरेटिव ने क्लियरली डिलीट कर दिया है लोगों के दिमाग से जो लास्ट 76 इयर्स का स्ट्रगल है पैलेस्टीनियन पीपल का फॉर द फाइट फॉर देयर राइट्स, इनएलिनेबल फंडामेंटल राइट्स, फॉर द राइट्स अपॉन देयर लैंड, फॉर द राइट्स टू इनहैबिट the land of Palestine, for the right to have access to livelihood, for the right of free movement across the state of Palestine. These are the basic rights. और ऐसा नहीं है कि ये rights मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. ये जो इजराइल ने लास्ट 76 में ऑक्यूपेशन किया है पैलेस्टीन का, ये इसमें 2008 तक जो जेनोसाइड हुआ है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स में 2008 तक का सारा चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं कि इजराइल ने ब्लैक लॉज बनाए, इलीगली ऑक्यूपाई किया इस टेरिटरी को. इसमें आईसीजे के ऑब्जर्वेशंस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको मैं सेपरेट वीडियो में डील करूंगा, आगे अपकमिंग वीडियोस में डील करूंगा, कि इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कि इजराइल का ऑक्यूपेशन कंप्लीटली इलेजिटिमेट है, और उसने जब से ऑक्यूपाई किया है तब से अब तक जेनोसाइड किया है, वॉर क्राइम्स किया है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, ब्लैक लॉज बनाए हैं जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट्स हुए हैं, उनको राइट टू लिवलीहुड नहीं दिया, उनको राइट टू फ्री मूवमेंट नहीं दिया, उनको राइट टू हाउसिंग नहीं दिया, उनको बेसिक नेसेसिटीज से डिप्राइव किया गया. वहां पर जेनोसाइड होता रहा, वहां पे ब्लडशेड होता रहा इनोसेंट पैलेस्टीनियंस का, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द लैंड बिलोंग टू देम, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, बहुत मीडिया जो है वो आपको बहुत सारे मैनिपुलेशंस देगी. यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट थंबनेल्स बनाते हैं जो एकदम
जो व्यूअर होता है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, मास कम्युनिकेशन में जर्नलिस्ट को सिखाया जाता है कि यू हैव टू क्रिएट अ क्लिक बेट, यू हैव टू क्रिएट सम अ थंबनेल विच इज वेरी स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग मीन्स एकदम से जैसी किसी की निगाह पड़े तो वो उसको देखे, उसको वो एक्साइट हो जाए देखने के लिए कि एकदम ये क्या नई चीज आई है, क्या ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये जो सेंसेशनलाइजेशन हो रहा है, जो जिंगोइज्म हो रहा है इस पूरे सिचुएशन में, दिस इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। दिस इज नॉट ऑनेस्ट जर्नलिज्म। ये कोई ऑनेस्ट जर्नलिज्म नहीं है, ये येलो जर्नलिज्म है। और ये एक एजेंडा सेट कर रहा है, एक नैरेटिव चला रहा है, एक पब्लिक डिस्कोर्स चला रहा है। यूएस की हेजेमनी है तो उसी के कहने पे चला रहा है कि किसी तरीके से पब्लिक जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो मास लेवल के ऊपर अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्सेस हो जाए। तो दिस इज अबाउट के चाहे वो जनरल इस्माइल खानी के बारे में हो, चाहे वो हिजबुल्ला किलिंग्स के बारे में हो, चाहे वो ईरान के पार्टिसिपेशन के बारे में हो, वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ये जो मेरी वीडियो है ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि अभी ईरान से रिलेटेड कौन कौन से फॉल्स नरेशंस क्रिएट हो रहे हैं, नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं, और जनरल्स के बारे में, ईरानी जनरल्स के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, हिजबुल्ला के फाइटिंग क्रेडिट्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं कि आगे हम इंटरनेशनल लॉ की लाइट में डिस्कस कर सकते हैं हिस्ट्री के लास्ट 76 ईयर्स में क्या हुआ है यहाँ के ऊपर। हम टेररिज्म डिस्कस कर सकते हैं कि टेररिज्म एक्चुअली है क्या, विच इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर राइट नाउ। अभी तक टिल नाउ सिंस 1945 द यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट बीन एबल टू गिव अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म तो है ही नहीं, कहीं डिफाइंड ही नहीं है, तो हमारे पास पैरामीटर्स ही नहीं है किसी चीज़ को, किसी को टेररिस्ट बुलाने के लिए। तो अभी हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं और ग्राउंड जीरो के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि जो यूट्यूबर्स हैं वो लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए और अपने मोनेटाइजेशन के लिए बहुत सारे क्लिक बेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे स्टार्टलिंग थंबनेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, विच इज ऑफ कोर्स a source of misguidance, which are misleading, and we have to dwell upon correct informations from both the sides. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.